सोनापुर गांव में माहिर नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी योगिता के साथ रहा करता था। माहिर आसपास के लोगों के खेतों में काम करके अपना गुजारा किया करता था। सर्दियों का मौसम खत्म होकर अब गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला था। ऐसे ही एक दिन योगिता माहिर से बोलती है, अजी सुनिए, गर्मियों का मौसम आ रहा है। हाँ, मुझे याद है, गर्मियों का मौसम आ रहा है भाग्यवान। लेकिन तुम मुझे ये क्यों याद दिला रही हो? मैं तो बस इसलिए याद दिला रही हूँ कि हम हर साल की तरह इस साल भी गर्मियों के लिए अपना घास का घर भी तैयार कर लेंगे। अभी से बनाने लगेंगे तो भयंकर गर्मी तक बचने का रास्ता निकल जाएगा। कहना तो तुम्हारा भी ठीक है, पर तुम तो जानती हो उसमें कितनी मेहनत लगती है। हाँ, मेहनत तो लगती है, पर पूरी गर्मियाँ हमें राहत भी तो देती रहती है, वरना तो गर्मी में हाल बेहाल हो जाता है जी। अच्छा ठीक है, अभी तो मुझे काम पर जाना है। कल से दिखते हैं और फिर बनाना शुरू करते हैं। जी, पिछली बार का भी थोड़ा सा सामान बचा हुआ है, मैंने सब संभाल के रखा हुआ है, उसे भी हम काम पर ले लेंगे। ठीक है, चलो मैं काम के लिए निकलता हूँ। शाम को घर आता हूँ, फिर बात करते हैं। मुझे खाने का डिब्बा लाकर दे दो। योगिता माहिर को खाने का डब्बा लाकर देती है और माहिर अपने घर से काम के लिए निकल जाता है। माहिर और योगिता के घर के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। दोनों के पास बस सर ढकने के लिए एक टूटा फूटा सा कमरा था और थोड़ा सा आंगन था। गर्मियों में हमेशा हर साल योगिता और माहिर अपने आंगन में एक छोटा सा घास का घर बनाया करते थे, जो कि गर्मियों में बहुत ही ज्यादा ठंडा रहा करता था, क्योंकि गरीबी के चलते उनके पास कूलर पंखे की सुविधा नहीं थी। इसलिए घास के घर में उनकी गर्मियाँ अच्छे से कट जाया करती थी। ऐसे ही शाम को माहिर घर आता है और योगिता से बोलता है, ये लो, आज जमींदार के यहाँ खेतों में काम किया था तो उन्होंने ये पैसे दिए हैं। जी ठीक है, इनसे मैं घर का थोड़ा सा राशन ले लूंगी। राशन बिल्कुल खत्म हो गया है। हाँ ठीक है, जैसा भी करना है कर लेना। जी, मैंने आंगन पूरा अच्छे से साफ कर दिया है और पुरानी लकड़ियाँ और जो सूखा घास रखा हुआ था ना, वो भी निकाल दिया है। चलो ठीक है, फिर कल से हम घास को बांधना शुरू करेंगे और लकड़ियों का ढांचा भी तो बनाना है। ठीक है, घास को मैं बांध दूंगी, ढांचा आप बना देना। योगिता और माहिर ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर योगिता की पड़ोसन मीरा, जो कि थोड़े अच्छे घर से थी, वो योगिता के घर आती है और बोलती है, अरे योगिता, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात कर रही थी इनसे। अच्छा, मैं कह रही थी कि तुझे काम करना है किसी के यहाँ। कोई मुझसे अपने घर में नौकरानी लगाने के लिए पूछ रहा था, तो मेरे दिमाग में तेरा ख्याल आ गया। नहीं, मेरी बीवी किसी के यहाँ घर का काम नहीं करेगी। अरे, एक तो तुम्हारे घर के हालात सुधारने के लिए तुम्हारे पास नौकरी का ऑफर लेकर आई हूँ और ऊपर से तुम मुझे ही अकड़ दिखा रहे हो। मैं जितना भी कर रहा हूँ उसमें हमारा गुजारा अच्छे से चल रहा है ना, इसीलिए मेरी बीवी को लोगों के घरों का काम करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये घास का ढेर क्यों लगा रखा है? फिर से हर साल की तरह घास का घर बनाना है क्या? हाँ, बनाना है। वो घर गर्मियों में बहुत ही अच्छा रहता है, ठंडा एकदम, ऐसा लगता है कि घर के अंदर एसी लगा दिया हो। बढ़िया ही एसी लगा दिया हो। फालतू की बातें बनानी तो तुमसे ही सीखे कोई। अरे, इस घास के घर से तो अच्छा है कि तुम अपना कोई पक्का मकान बना लो। कब तक इस तरह परेशान होते रहोगे? जब ईश्वर चाहेंगे तो हमारा पक्का मकान भी बन जाएगा, पर अभी के लिए हमारा ये घास का घर भी हमारे लिए किसी महल से कम नहीं। गरीबी में नाक तक डूबे हुए हो, लेकिन अकड़ इतनी ज्यादा है जैसे कोई शहंशाह हो। ये ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या। मैं तो यहाँ तुम्हारे भले के लिए आई थी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। आप दोनों आपस में बहस क्यों कर रहे हो? तुम्हारे ही पति को बहस करने की आदत है, मुझे नहीं है। जा रही हूँ यहाँ से। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। एक तो लोगों की मदद करो, ऊपर से 10 बातें भी अलग सुनो। मीरा वहाँ से चली जाती है।
और मीरा के जाते ही माहिर योगिता से बोलता है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है योगिता कि ये औरत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और तुमने कहा था इससे कि ये तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढ दे। जी मैंने ही कहा था, मुझे माफ कर दीजिए। आपके ऊपर पैसे कमाने का इतना भार पड़ जाता है और उसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इतनी गर्मी में भी आप जमींदार के खेत में इतना काम करते हो, उसे देखा नहीं जाता जी। मैं अपने लिए तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। माना कि हम गरीब हैं, लेकिन अभी हालात इतने भी बुरे नहीं हैं कि तुम्हें घर घर जाकर लोगों का काम करना पड़े। मैं खुद भूखा रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये सब करते हुए नहीं देख सकता हूँ। तुम ज्यादा सोच विचार मत करो। अच्छा ठीक है, आप शांत हो जाइए। अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी। हम तो अपने घास के घर के बारे में बात कर रहे थे ना, हम उस बारे में ही बात करते हैं। कल से हम अपने घास का घर बनाने का काम शुरू कर देंगे और दोबारा तुम इस औरत के पास कभी नहीं जाओगी। बदतमीज कहीं की, मदद करने के बहाने हमारा मजाक बनाने के लिए चली आती है। ऐसे ही अगले दिन से माहिर और योगिता गर्मियों की शुरुआत होने से पहले अपने घास के घर को बनाना शुरू कर देते हैं। माहिर एक एक पतली लकड़ी को जोड़कर घास को टिकाने के लिए ढांचा बनाता है और योगिता घास को सीधा करके उसकी पतली पतली चादर बनाती है। लगातार कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार माहिर और योगिता का गर्मियों के लिए घास का घर बनकर तैयार हो जाता है और योगिता अपनी घास के घर को देखकर बोलती है, चलो ठीक है, अब गर्मियों के लिए हमारा ठंडा घर तो बनकर तैयार हो गया। अब हम आराम से इसमें पूरी गर्मी रह सकेंगे। हाँ ये तो है योगिता, लेकिन मेहनत बहुत लगी इसे बनाने में। मगर ये सुकून है कि अब सारी गर्मी हमें सुख मिलता रहेगा। हम कितनी मेहनत से गर्मियों में ये घर बनाते हैं और फिर भी सर्दी आने से पहले हमें इसे हटाना पड़ता है। कोई बात नहीं, हर मौसम के हिसाब से और अपनी गरीबी के हिसाब से हमें गुजारा तो करना ही है। सर्दियों में हमें हमारा वो टूटा फूटा घर कमरा भा जाता है और गर्मियों में हमें ये घास का घर भा जाता है। ऐसे ही सर्दियों का मौसम पूरे तरीके से खत्म हो जाता है और गर्मियों के मौसम की शुरुआत हो जाती है। एक दोपहर जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तभी माहिर एक बड़ा सा तरबूज लेकर घर पर आता है और हाथ मुंह धोकर जल्दी से अपने घास वाले घर के अंदर जाता है। तभी योगिता बोलती है, जी आ गए आप, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आप बैठिए, मैं आपके लिए मटके का ठंडा पानी लेकर आती हूँ। हाँ पानी ले आओ, बहुत तेज प्यास लगी है और ये तरबूज भी लेकर आया हूँ मैं, इसे भी काट लो, खा लेंगे। गर्मियों में तरबूज खाना बहुत अच्छा होता है। खेत में काम करके बहुत पसीना निकलता है, इसे खाकर शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाएगी। पर ये तरबूज तो बहुत ज्यादा ही गर्म है। इतना गर्म तरबूज खाओगे तो तरबूज खाने का मजा ही नहीं आएगा और ये जो गर्मी लगेगी वो तो अलग। तो थोड़ी देर के लिए इसे पानी में डुबा दो, जब ठंडा हो जाए तब खा लेंगे। अरे इतनी गर्मी की वजह से पानी भी गर्म हो गया है। कोई बात नहीं, मैं आसपास किसी की फ्रिज में ये तरबूज रखवा देती हूँ, ठंडा होगा तो खा लेंगे। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। अब मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। बहुत ठंडक मिल रही है अपने घास वाले घर में। ऐसा लगता है कि अब हमारा ठंडा ठंडा एसी वाला घर यही है। माहिर अपने घास के घर में लेटकर आराम करने लगता है और योगिता तरबूज लेकर गली में घर घर घूमने लगती है। पर गर्मियों की वजह से किसी के भी घर में फ्रिज खाली नहीं होता और कोई भी योगिता का तरबूज अपने फ्रिज में नहीं रखता है। तभी हाथ में तरबूज लिए हुए योगिता मीरा के घर के बाहर से निकल रही होती है और मीरा योगिता को देखकर बोलती है, क्या हुआ योगिता, कहाँ जा रही हो ये तरबूज लेकर? तरबूज बेचने का नया काम शुरू कर दिया है क्या? अरे नहीं, काम शुरू नहीं किया है। ये तरबूज माहिर जी लेकर आए थे, पर ये बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए किसी की फ्रिज में रखवा देती ताकि ठंडा हो जाए। लेकिन सबके फ्रिज पहले से ही भरे हुए हैं, तो अब मैं अपना तरबूज घर वापस ही लेकर जा रही हूँ। क्यों, तुम्हारे घास वाले घर में ये तरबूज ठंडा नहीं हुआ क्या? जैसे घास का घर बनाया है वैसे घास का फ्रिज भी बना लो, ठंडा हो जाएगा।
कोई बात नहीं, मैं और मेरे पति तरबूज ऐसे ही खा लेंगे। जरूरी नहीं कि तरबूज को ठंडा करके ही खाया जाए। जाओ जाओ खा लो। उस दिन तो तुम्हारा पति घास के घर के बड़े बड़े गीत गा रहा था। अब कहाँ गया? ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया क्या? एक तरबूज तक ठंडा करके खाने की हैसियत नहीं है तुम्हारी, और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे थे। योगिता को मीरा की कही हुई बातों का बहुत ज्यादा बुरा लगता है और बेचारी रोती हुई अपने घर पर चली जाती है। योगिता को रोता हुआ देखकर माहिर उससे उसके रोने की वजह पूछता है। तभी योगिता मीरा की कई सारी बातें माहिर को बता देती है और माहिर बोलता है, वो औरत खुद को समझती क्या है? अरे अगर हम बिना कूलर पंखे के इस घर में, इस घास के घर में ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं, तो हम फ्रिज भी बना सकते हैं। अब से तुम्हें तरबूज ठंडा करने के लिए किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें प्राकृतिक फ्रिज बनाकर दे दूंगा और सबसे पहले उस मीरा का मुंह ही बंद करूंगा। जी पर वो कैसे? खुद को तो ठंडक देने के लिए हमने घास का उपयोग कर दिया, लेकिन तरबूज को हम कैसे ठंडा करेंगे? बस तुम देखते जाओ योगिता, पहले के जमाने में जब ये आधुनिक फ्रिज नहीं होते थे तब भी तो लोग खुद ही सब कुछ करते थे ना। बस तुम अब मेरा कमाल देखती जाओ। इतना कहकर माहिर बाहर जाता है और चूल्हा बनाने के लिए जिस मिट्टी का उपयोग किया जाता है वो मिट्टी लेकर आता है, जिसके बाद माहिर मिट्टी का एक छोटा सा बक्से जैसा कुछ बनाकर तैयार करता है और उसे सूखने के लिए रख देता है। बक्से के अच्छे से सूख जाने के बाद माहिर फिर उसे अच्छे से आग पर पकाता है जब तक कि वो मिट्टी का बक्सा एकदम पक्का न हो जाए। बक्सा तैयार होने के बाद माहिर उसे बक्से में पानी भर देता है और बोलता है, ये लो, तुम्हारा प्राकृतिक फ्रिज बनकर तैयार है। अब जैसे मटके में पानी ठंडा रहता है वैसे ही इस बक्से में भी पानी ठंडा रहेगा। इसमें तरबूज, आम या फिर कोई सा भी फल डालकर हम ठंडा कर सकते हैं। जी ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसमें तो बिजली की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। चलो अब हम इसे उठाकर अपने घास वाले घर में रख देते हैं। वहाँ पहले से ठंडक है तो इसका पानी और भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा, और पानी जितना ठंडा होगा उतना ही ठंडा इसके अंदर रखा हुआ सामान होगा। ऐसे ही अब माहिर और योगिता अपनी प्राकृतिक फ्रिज में तरबूज को रखते हैं और आराम से उसे ठंडा करके खाते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं। हर पल गुजरते दिन के साथ गर्मी और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। अब गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोगों को कूलर पंखे के नीचे भी राहत नहीं मिलती। वहीं बढ़ती गर्मी के साथ बिजली के लंबे लंबे कट लगना भी शुरू हो जाते हैं। दिन में तो फिर भी लोग जैसे तैसे अपना वक्त गुजार लिया करते थे, लेकिन रात में बिना बिजली के सोना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ऐसे ही एक दिन जब योगिता बाजार से घर लौट रही थी, तभी वो देखती है कि गली के सभी घरों की लाइट गई हुई है और सभी औरतें हाथों में पंखा लिए हुए अपने घरों के बाहर बैठी हैं। तभी सरला नाम की एक औरत योगिता को रोकते हुए बोलती है, अरे योगिता, इतनी गर्मी में कहाँ जा रही है तू? मैं बाजार गई थी आंटी जी, थोड़ा काम था मुझे। अरे गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और ऊपर से ये बिजली के लंबे लंबे कट लग रहे हैं। पंखा चला चला कर तो मेरे अब हाथ ही दर्द करने लग गए हैं। पता नहीं लाइट कब आएगी। तो आप मेरे साथ चलिए ना, मैं आपको इस तपती गर्मी में बिना बिजली के एकदम ठंडक का एहसास दिला सकती हूँ। अरे ये क्या मजाक कर रही है तू गर्मी में मेरे साथ? यहाँ तो गर्मी के मारे तेरा दिमाग भी पिघल गया है। बिना बिजली के गर्मी में राहत कैसे मिल सकती है? कूलर पंखे सब तो बिजली से चलता है। जब तक ठंडक महसूस ना हो तब तक गर्मी से राहत कहाँ से आती है? अरे मैं कह रही हूँ ना, आप चलिए तो सही मेरे साथ। ये जो गर्म गर्म लू चल रही है ना, ये आपको सच में ठंडी हवा जैसी लगेगी। अच्छा ठीक है, चलती हूँ तेरे साथ। बता कहाँ जाना है? और कहाँ जाना है? मेरे घास वाले घर में जाना है। घास वाला घर? अरे वो जो तुम पति पत्नी हर साल बनाते हो वो वाला? हाँ वही वाला। आप उसमें चलकर तो देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ वहाँ। उसमें तो और ज्यादा गर्मी लगेगी। अरे मेरी बात मानकर एक बार चलिए तो सही मेरे साथ। अगर गर्मी लगे तो वापस आ जाना।
योगिता सरला को अपने साथ ले जाती है और जैसे ही सरला योगिता के घास वाले घर में प्रवेश करती है तभी उसे बहुत ही ज्यादा ठंड का एहसास होता है और तभी योगिता सरला को मटके का ठंडा ठंडा पानी पिलाती है, जिसे पीकर तो सरला को इस गर्मी में और भी ज्यादा आनंद आ जाता है। पर सरला योगिता से बोलती है, अरे योगिता, तूने तो सच कहा था, बहुत ठंडक है यहाँ पर तो। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, इस घास के घर में बाहर जो लू चलती है ना, वो घास की वजह से फिल्टर हो जाती है और फिर वो ठंडी हवा में बदल जाती है। ये तो बड़े ही कमाल का है। अरे हमारे घर का आंगन इतना बड़ा है, एक काम करना, तू और तेरा पति मिलकर मेरे घर के आंगन में ऐसा एक छोटा सा घर बना दो। अरे कम से कम चैन की सांस तो मिलेगी जब बिजली नहीं आती तो। इस बारे में मुझे इनसे बात करनी पड़ेगी। जितना खर्चा आएगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे लिए ऐसा घर बना दे। ऐसे ही कुछ देर बाद सरला चली जाती है और शाम को जैसे ही माहिर आता है तभी योगिता सरला की कही बात को माहिर को बताती है और माहिर बोलता है, ठीक है, अगर वो अपने घर के आंगन में हमारे जैसा घास का घर बनवाना चाहती है तो हम बना देंगे। जैसे भी अगर किसी को हमारे घास के घर बनाने से लाभ मिल जाता है तो इसमें हमारा क्या ही जाता है। जी, मैं भी यही कह रही थी, जो लाभ हम ले रहे हैं वो लाभ हम बाकी लोगों को भी तो बता सकते हैं। आखिर गर्मी में तो सभी परेशान रहते हैं। ऐसे ही अगले दिन माहिर और योगिता मिलकर सरला के घर के आंगन में घास का घर बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार सरला के घर के आंगन में घास का घर बनकर तैयार हो जाता है। अब सरला को देखकर और कोई भी लोग माहिर और योगिता से अपने अपने घर के आंगन में घास का घर बनवाने लगते हैं और गर्मियों में भी घास के घर के अंदर ठंडक का जो मजा लेते हैं। इतने सारे घास के घर बनाने के बाद अब माहिर और योगिता के पास भी अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपने टूटे फूटे घर की मरम्मत करवाते हैं और बिजली की व्यवस्था करवाते हैं। देखते ही देखते माहिर और योगिता के पास घास के घर बनाने की बात दूर दूर तक फैल जाती है। हर कोई उनसे घास का घर बनवाने के लिए बातें करने आता है। अब माहिर के घर में फ्रिज, कूलर, पंखा आदि जैसी सारी सुख सुविधा आ जाती है और ये सब कुछ देखकर मीरा को अपनी गलती का एहसास होता है। ऐसे ही एक दिन मीरा योगिता के घर आती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो योगिता, मैं तुम्हारा बहुत मजाक बनाया ना, लेकिन तुम्हारे घास के घर में तुम्हें इतनी तरक्की दे दी, अब तो तुम्हारे घर के हालात भी मुझसे और ज्यादा अच्छे हो गए हैं। कोई बात नहीं, भूल इंसान से ही तो होती है, तुमसे भी हो गई। मुझे तुमसे किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। मीरा ये सब बोल रही थी कि तभी वहाँ पर माहिर आ जाता है और मीरा उसे देखकर मुंह नीचे कर लेती है। तभी माहिर बोलता है, क्या हुआ मीरा, तुम्हें भी कुछ काम है क्या? हम गरीबों से हमारे घास के घर का मजाक उड़ाने आई हो क्या फिर से? मजाक उड़ाने नहीं आई मैं तो माफी मांगने आई हूँ। मुझे बहुत पछतावा है, मैंने जो भी बातें तुम दोनों से कही मुझे वो नहीं कहनी चाहिए थी। हर इंसान अपने हालातों से लड़ना भली बात ही जानता है। बस मुझे मेरी अमीरी का थोड़ा सा घमंड आ गया था, उसके चलते ही मैंने ये सब बोल दिया। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है भाई, अगर योगिता ने तुम्हें माफ कर दिया है तो मैं भी तुम्हें माफ कर देता हूँ, पर एक चीज का ध्यान रखना, फिर कभी भी किसी गरीब का मजाक मत बनाना। नहीं, कभी किसी का मजाक बनाऊंगी नहीं, मैं वादा करती हूँ मैं तुम दोनों से। चलो फिर योगिता, अब हमें काम पर भी तो लगना है। एक आखिरी घास का घर रह गया है, वो बनाना है। पर जी, जिन जिन लोगों ने हमसे घर बनाने के लिए कहा था हमने तो सबके घर बना दिए, तो फिर अब किसका घास का घर बनाना बाकी है? अरे मीरा, किसका? इसके लिए भी तो घर तैयार करना है। तुम दोनों सच कह रहे हो क्या? तुम मेरे लिए सच में घास का घर बना दोगे? बिल्कुल सच कह रहे हैं। गलती करके माफी मांग लेना सबसे अच्छी आदत है, और तुम्हें खुद ही तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, ये तो और भी अच्छी बात है। चलिए जी, मैं तैयार हूँ। चलो मीरा, अपने घर पर घास का घर बनाने में तुम भी हमारी मदद करना चाहोगी? बिल्कुल, मैं तो पूरे दिल से करूँगी। ऐसे ही सभी लोग मिलकर मीरा के घर जाते हैं और गर्मियों में आखिरकार मीरा के घर पर भी घास का घर बनकर तैयार हो जाता है।
और बाकी सबकी तरह मीरा भी योगिता और माहिर के बनाए हुए घास के घर का और उसकी ठंडक का खूब मजा लेती है। सोनिया नाम की एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली एक लड़की थी। वो हमेशा कुछ बड़ा और अपने नाम को बहुत ऊंचा ले जाने का सपना देखा करती थी। शुरुआत से ही सोनिया पढ़ाई में कुछ खास अच्छी नहीं थी। सोनिया की बहन कविता पढ़ाई में उससे कहीं ज्यादा अच्छी थी। सोनिया के माता पिता अनीता और ब्रिजेश हमेशा ही कविता की बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे, लेकिन सोनिया जब भी अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाती तो उसे हमेशा ही अपने माता पिता से डांट सुनने को मिलती थी। ऐसे ही 10th क्लास का रिजल्ट आता है। सोनिया और कविता दोनों अपनी मार्कशीट लेकर अपने माता पिता के पास जाते हैं। तभी ब्रिजेश अपनी दोनों बेटियों की मार्कशीट देखते हुए बोलता है, शाबाश कविता बेटा, हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आए हैं। शुक्रिया पापा। और सोनिया, तुम हमेशा की तरह इस बार भी नाक डुबाने वाली नंबर लेकर आई हो। मैं क्या करूं? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी थी, पता नहीं क्यों मेरे नंबर कम आए हैं। अरे पहले ही तू एक बार फेल हो चुकी है, इसलिए कविता के साथ उसके क्लास में पढ़ रही है। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती है क्या? माँ, दीदी सारा दिन पता नहीं अपनी किताबों के पीछे कौन से चित्र बनाती रहती है। मैंने तो इन्हें कभी भी याद करते नहीं देखा। अरे चित्र बनाने से जीवन नहीं चलता है। कितनी बार तुझे कहा है कि ढंग से पढ़ाई कर लिया कर। रहने दो अनीता, इसे कुछ समझाने का फायदा नहीं है। ये नालायक हमेशा नालायक ही रहेगी। माँ पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं पढ़ने में अपना बहुत मन लगाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। अरे अगर पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो सारी जिंदगी क्या अंगूठा छाप बनकर रहेगी? अरे इतना खर्च करता हूँ मैं इन दोनों की पढ़ाई के ऊपर, लेकिन ये लड़की मेरा सारा पैसा बर्बाद कर देती है। बस कीजिए ना पापा, मेरे तो अच्छे नंबर आए हैं ना। चलिए फिर मुझे आप मेरा तोहफा दीजिए। बताओ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं वही ला कर दूंगा। मुझे ना एक नया कंप्यूटर चाहिए। अब मैं कंप्यूटर पर काम करना चाहती हूँ। पर कंप्यूटर तो मैंने भी मांगा था ना पापा आपसे, मुझे तो आपने नहीं ला कर दिया। कंप्यूटर चलाने लायक तेरे पास दिमाग है सोनिया? माँ, मुझे कंप्यूटर चलाना आता है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म पता भी है बहन तुझे? तू रहने दे सोनिया, कंप्यूटर सिर्फ कविता के लिए ही आएगा। तो उस कंप्यूटर को हाथ भी नहीं लगाना। पहले ही ऐसे गंदे नंबर लाकर मेरे और अपने पिताजी की तूने बहुत बेइज्जत करवा दी है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों से अब कुछ भी नहीं कहूँगी। सोनिया कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। दरअसल सोनिया को हमेशा से ही चित्रकारी का बहुत शौक था। वो जिस भी किसी चीज को देखती उसके जैसी हूबहू ड्राइंग बना दिया करती थी। अपने माता पिता से ऐसी दुख भरी बातें सुनने के बाद सोनिया वापस से अपने कलम और पेंसिल उठाती है और अपनी ड्राइंग बुक में कुछ स्केच बनाना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद ब्रिजेश कविता को घर पर नया कंप्यूटर ला कर देता है और कविता रात दिन अपने कंप्यूटर पर काम करती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। जैसे तैसे करके सोनिया और कविता की 12वीं कक्षा पास हो जाती है, जिसके बाद ब्रिजेश और अनीता अपनी दोनों बेटियों से बोलते हैं, अब तुम दोनों की 12वीं कक्षा भी पूरी हो गई है, अब क्या करना है? अरे सोनिया से तो पूछना ही बेकार है। कविता बेटा तू बता, तुझे क्या करना है? पापा, मैं आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहती हूँ। शाबाश, इंजीनियर बनेगी मेरी बेटी, नाम रोशन करेगी अपने माता पिता का। और तू सोनिया, तुझे क्या करना है? मुझे पढ़ना ही नहीं है, मैं अपना कुछ करना चाहती हूँ। अपना कुछ करना चाहती है? अरे अपना कुछ करने के लिए कमाना होता है, और तेरे पास कमाने जितनी नॉलेज नहीं है अभी। अरे दीदी, मेरी मानो ना, तो आप किसी छोटी मोटी कंपनी में चाय बनाने का काम कर लो, उसमें आपको पैसे मिल जाया करेंगे। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, थोड़ा सा तमीज से बात करो। तुम चुप रहो सोनिया, सही बोल रही है कविता। जितना तुम पढ़ती हो उससे तुम चाय बनाने और पोछा लगाने का ही काम कर सकती हो। छोड़िए आप, इसे नहीं पढ़ना तो रहने दीजिए। जो पढ़ना चाहता है कम से कम उसे तो पढ़ाएं। मैंने आपसे पहले ही कहा है ना कि आप मुझसे मत पूछा करो मुझे क्या करना है। आप लोग कभी नहीं समझ सकते कि मैं क्या करना चाहती हूँ। आप लोगों की नजरों में सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ है। देखना, एक दिन मेरा भी वक्त आएगा और आप सब लोग ना उस वक्त मेरी ऊंचाई देखना। बातें तो बुर्ज खलीफा जितनी बड़ी बड़ी कर रही हो,
लेकिन हर चीज के पीछे पढ़ाई ही काम आती है। पढ़ाई के बाहर भी दुनिया है और इस चीज को मैं साबित करके दिखाऊंगी। आज के वक्त में आप लोग मुझे जितना सुना सकते हैं सुना लीजिए। एक दिन मैं इस वक्त को अपना गुलाम बनाकर दिखा दूंगी आपको। हाँ हाँ, चित्र बना बना कर तू एक दिन बहुत बड़ी चित्रकार बन जाएगी ना। बोल तो ऐसे रही है। चित्र बनाना भी कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है। पढ़ाई को छोड़कर, माँ बाप की उम्मीदों को तोड़कर, कम नंबर लाकर, फेल होकर चित्र बनाना सच में आसान नहीं है। कविता की ये बात सुनकर सभी लोग सोनिया पर हंसने लगते हैं। बेचारी सोनिया को अपने इस मजाक पर बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और खुद से बोलती है, कोई बात नहीं, ये लोग मेरी बात नहीं समझते तो क्या हुआ, पर एक दिन ऐसा वक्त जरूर आएगा जब सब लोगों को पता चलेगा कि पढ़ाई के बल पर सब कुछ नहीं किया जा सकता है। मैं अपनी ऐसी पहचान बनाऊंगी कि जितना बुरा वक्त मेरा आज है ना, उससे ज्यादा अच्छा वक्त मैं अपने लिए लेकर के आऊंगी। ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। जहाँ एक तरफ कविता अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर देती है, वहीं दूसरी तरफ सोनिया अपनी एक सहेली की मदद से वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर देती है। पर अपने इस वर्क फ्रॉम होम के बारे में सोनिया घर वालों को कुछ नहीं बताती। कुछ महीने लगातार कमाई करने से जो सोनिया को पैसे मिलते हैं, उन पैसों से सोनिया अपना एडमिशन आर्ट क्लास में करवा लेती है। ऐसे ही जब पहले दिन सोनिया अपनी आर्ट क्लास जा रही होती है, तब अनीता उसे रोकते हुए बोलती है, अरे कहाँ चली जा रही हो महारानी, इतना तैयार होकर, और ये अपनी चित्रकला का सामान लेकर। माँ, मैंने आर्ट क्लास में एडमिशन ले लिया है, वही जा रही हूँ। एडमिशन ले लिया? अरे एडमिशन लेना कोई भंडारा है क्या जो तुझे फ्री में मिल गया? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए माँ। बहुत बढ़िया, चल जा, चली जा, वहाँ से भी तुझे 0 ही मिलेगा जैसे अब तक मिलता आया है। कोई बात नहीं, 0 मिले, 100 मिले या 10 मिले, होंगे तो मेरे ही ना माँ। हाँ हाँ, चली जा, वैसे भी घर पर रहकर तू और भी ज्यादा नालायक होती जा रही है। सोनिया अपनी माँ की बातों का कुछ भी जवाब नहीं देती और चुपचाप आर्ट क्लास चली जाती है। वक्त गुजरता चला जाता है। अनीता और ब्रिजेश का सारा ध्यान बस कविता पर ही लगा रहता है। वो दोनों उसे जी जान लगाकर सपोर्ट करते हैं, लेकिन सोनिया पर उनका जरा सा भी ध्यान नहीं जाता है। सोनिया कब घर आई और कब अपनी क्लास पर चली जाती है, इस बात से अनीता और ब्रिजेश को कोई मतलब नहीं था। ऐसे ही एक दिन जब सोनिया अपनी क्लास में पहुंचती है, तभी सोनिया का एक दोस्त राहुल उसे बोलता है, सोनिया, क्या एक बात पूछूं तुमसे? हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने हमेशा देखा है कि तुम बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग ड्राइंग्स बनाती हो। इज एवरीथिंग ओके इन योर लाइफ? हाँ, सब ठीक है, बस मुझे ऐसी पेंटिंग्स बनाना अच्छा लगता है। बट फिर भी तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत ज्यादा मीनिंग से भरी होती है, जैसे तुम अपनी बातों को अपनी पेंटिंग के जरिए कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। तुम कुछ ज्यादा ही गौर नहीं कर रहे मेरी पेंटिंग के ऊपर? यार, तुम इतनी अच्छी आर्टिस्ट हो, पूरे क्लास में तुमसे ज्यादा, यहाँ तक कि पूरे इंस्टीट्यूट में तुमसे ज्यादा अच्छी पेंटिंग कोई नहीं करता है, तो गौर फरमाना तो बनता है ना। थैंक यू, पहली बार कम से कम किसी ने मेरी पेंटिंग को समझा तो सही। अरे यार देखना, आने वाले टाइम पर ना तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनोगी, तुझे कोई भी आर्टिस्ट टक्कर नहीं दे पाएगा। कोशिश तो यही है, बाकी भगवान देखते हैं कि क्या करता है। वक्त गुजरता चला जाता है। सोनिया दिल लगाकर अपनी आर्ट को और भी ज्यादा बेहतर बनाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब दोनों बहनों की शादी की उम्र हो जाती है और एक दिन ऐसे ही ब्रिजेश और अनीता सोनिया को एक लड़के की फोटो दिखाते हुए बोलते हैं, सोनिया, हमने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है, ये लड़के की फोटो है, देख लो। मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता कैसे पक्का कर सकते हैं आप? तेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, इस बात का फैसला मैं और तेरे पिताजी अच्छे से कर सकते हैं। पर शादी तो मेरी होनी है ना, जब तक मेरी मर्जी नहीं है तब तक आप लोग मेरी शादी तय कैसे कर सकते हैं? देखो, लड़का एक कंपनी में काम करता है और महीने के 2 लाख कमा लेता है, तुमसे तो अच्छा ही है। पर मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। पर क्यों नहीं करनी है? अब क्या तेरे लिए कोई करोड़पति आएगा? जैसे तेरे हालात है ना, तुझे तो ऐसा लड़का भी मिलना मुश्किल है। अगर लड़का इतना ही अच्छा है तो कविता की शादी करवा दीजिए ना। कविता तेरी तरह खाली नहीं है ना, इंजीनियरिंग कर रही है, इंजीनियरिंग।
कल को इंजीनियर बनेगी तो अच्छे से अच्छे लड़के आएंगे भाग भाग कर उसके लिए रिश्ता लेकर। तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये शादी नहीं करूँगी। मैं लड़के वाले को पहले ही शगुन का डब्बा और पैसे देकर आ चुका हूँ। अब तेरे पास न करने का मौका नहीं है। जब आप लोगों को मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी हाँ या ना से आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, तो मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। पहले ही तुम पढ़ाई के चलते हमारा बहुत बदनामी करवा चुकी हो। अब इस रिश्ते को न बोलकर हमारी और बदनामी मत करवाओ। जब आप लोगों को मैं क्या करती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, इस चीज का मतलब नहीं है, तो मुझे भी आप लोगों की बदनामी से कोई मतलब नहीं है। आज अभी इसी वक्त मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। सोनिया उसी वक्त अपना घर छोड़ देती है। सोनिया का जीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका था। समय की उस पर मार पड़ रही थी कि बेचारी को संभालने तक का समय नहीं मिल रहा था। ऐसे में सोनिया को अपने सबसे अच्छे दोस्त राहुल का ख्याल आता है। सोनिया पहली बार अपने दिल की सारी बातें राहुल को बताती है। राहुल जल्दी से सोनिया के पास पहुंचता है और बोलता है, तुम चिंता मत करो, मेरे दोस्त के घर एक कमरा खाली है, तुम उसे किराए पर ले सकती हो। लेकिन मेरे पास तो अभी किराया देने के लिए पैसे नहीं है। अरे वो सब कुछ मैं देख लूंगा, तुम बस आराम से वहाँ पर रहो, बाकी आगे देखते हैं क्या करना है कैसे करना है। राहुल सोनिया को अपनी दोस्त निशा के यहाँ उसके घर में किराए पर दिलवा देता है। अब सोनिया की आर्ट क्लास पूरी होने वाली थी। ऐसे ही एक दिन राहुल सोनिया से कहता है, देखो सोनिया, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इस हुनर को और आगे लेकर जाओ। पर कैसे लेकर जाऊँ? अभी तो मेरे पास कोई अर्निंग सोर्स भी नहीं है। तुम्हें किसी अर्निंग सोर्स की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ अपने कॉलम और रंगों की जरूरत है। पर मैं कुछ समझी नहीं, सिर्फ इन दोनों चीजों से क्या होगा? होगा, बहुत कुछ होगा, बस मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। मेहनत तुम्हें खुद ही करनी है। सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस तुम बताओ कि कैसे क्या करना है। सारी बातें करने के बाद राहुल सोनिया का सबसे पहले YouTube पर एक चैनल बना देता है, जिस पर सोनिया अपनी पेंटिंग्स की वीडियो डालने लगती है। इन वीडियो में सोनिया अपना चेहरा नहीं दिखाती और बस आवाज और हाथों का ही प्रयोग करती है। देखते ही देखते सोनिया की वीडियो को लोगों से काफी प्यार मिलने लगता है और उसे YouTube से थोड़ी थोड़ी इनकम आना शुरू हो जाती है। अपना खाना पीना सोना सब कुछ भूलकर सोनिया अपने YouTube के चैनल पर खूब मेहनत करती है। ऐसे ही एक दिन राहुल सोनिया के पास आता है और बोलता है, सोनिया, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर आया हूँ। ऑफर? कैसा ऑफर राहुल? मैं कुछ समझी नहीं। अरे हमारे शहर में बहुत बड़ा कंपटीशन होने जा रहा है, जहाँ पर जीतने वाले को 50,000 इनाम मिलेंगे। तो मैं उसमें हिस्सा ले लूं? और नहीं तो क्या, तुम उसमें हिस्सा लो और मुझे पक्का यकीन है कि तुम वो कंपटीशन जरूर जीतोगी। ठीक है राहुल, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। राहुल के कहने पर सोनिया उस पेंटिंग कंपटीशन में भी हिस्सा ले लेती है। अपनी पूरी जी जान लगाकर पेंटिंग कंपटीशन में पेंटिंग करती है, लेकिन फिर भी बेचारी को प्रथम स्थान की जगह द्वितीय स्थान ही प्राप्त होता है। और सोनिया राहुल से बोलती है, राहुल, मुझे लगता है कि अभी मुझे और भी मेहनत करने की जरूरत है, बस इतने से बात नहीं बनेगी। तुम चिंता क्यों करती हो? देखना, आज तुम सेकंड पोजीशन पर आई हो ना, एक दिन तुम नंबर 1 जरूर बनोगी। तुम्हारे सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू राहुल। मेरी फैमिली ने तो मेरा साथ छोड़ दिया था, पर तुमने सच में मेरा बहुत सपोर्ट किया है। अरे बस बस बस, इतना भी तारीफ मत करो मेरी। वक्त गुजरता चला जाता है। अब सोनिया वीडियो में पेंटिंग बनाने के साथ साथ लोगों को पेंटिंग्स बनाना सिखाना भी शुरू कर देती है, जिससे सोनिया की फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही एक बार सोनिया को पता चलता है कि शहर में एक बहुत बड़ा पेंटिंग एग्जीबिशन होने वाला है। सोनिया उस एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग को ले जाने की सोचती है और राहुल से बोलती है, राहुल, ये अच्छा मौका है अपने आप को प्रूव करने का। बस किसी भी तरीके से हमें उस एग्जीबिशन में जाने के लिए टिकट मिल जाए। तुम चिंता मत करो, टिकट की जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुम्हें टिकट लाकर दूंगा। सोनिया की मदद करने के लिए राहुल सोनिया के लिए टिकट लेने चला जाता है, पर बदकिस्मती से सारे के सारे टिकट आउट हो जाते हैं और सोनिया को उस एग्जीबिशन में जाने का मौका नहीं मिल पाता। अब सोनिया को एक पल यही लगता है कि शायद उसकी सारी कोशिश बेकार जा रही है और अब वो कुछ नहीं कर सकती। तभी राहुल बोलता है, मुझे माफ कर देना सोनिया, मैं तुम्हारे लिए टिकट अरेंज नहीं कर पाया। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती? तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है।
पर अब हम क्या करेंगे सोनिया? अब अगर एग्जीबिशन के अंदर नहीं तो एग्जीबिशन के बाहर ही सही, पर पेंटिंग्स तो हम सबको दिखाकर ही रहेंगे। ऐसे ही सोनिया अब एग्जीबिशन के बाहर अपनी सभी पेंटिंग्स को सेट करके लगा देती है। आते जाते सभी लोग सोनिया की पेंटिंग्स को देखने लगते हैं। अब जितनी भीड़ एग्जीबिशन के अंदर नहीं थी, उससे ज्यादा भीड़ एग्जीबिशन के बाहर सोनिया के पास थी। सभी लोग उसकी पेंटिंग्स को बहुत पसंद करते हैं। कई लोग तो सोनिया की पेंटिंग्स को खरीदने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। भीड़ जमा होती देखकर सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को फोन कर देता है। क्राउड ज्यादा होने की वजह से पुलिस सभी को वहां से डंडे मार मार कर भगाना शुरू कर देती है। इस धक्का मुक्की में सोनिया की कई पेंटिंग्स भी खराब हो जाती है। बेचारी सोनिया बुरे तरीके से उदास हो जाती है और रोते हुए घर पर आ जाती है और खुद से बोलती है, आखिर क्यों मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर भी मुझे आगे बढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या मेरे जीवन में हमेशा यही सब चलता रहेगा? अपने हुनर को पूरा करने के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपने अपनों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी लोग मुझे मेरी कला को आगे नहीं जाने दे रहे। सोनिया ये सब बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर राहुल, बहुत ही बड़े आर्टिस्ट जिनका नाम गोविंद महाजन था, उनके साथ आता है और सोनिया से बोलता है, देखो सोनिया, तुमसे मिलने कौन आया है? अभी मुझे किसी से नहीं मिलना है, चले जाओ राहुल तुम यहाँ से। अरे पीछे मुड़कर देखो तो सही, गोविंद महाजन सर आए हैं तुमसे मिलने के लिए। इस नाम को सुनते ही सोनिया जल्दी से अपने आंसू साफ करती है और पीछे मुड़कर बोलती है, सर आप यहाँ पर? असल बात यह है कि मैं उस एग्जीबिशन में आया हुआ था, वहाँ का चीफ गेस्ट भी मैं ही था। ये सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था और मुझे पता चला वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। पर सर आप यहाँ आए हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मैंने तुम्हारी पेंटिंग को देखा और मुझे बहुत टाइम से अपने साथ काम करने के लिए एक ऐसे ही आर्टिस्ट की तलाश थी। तुम्हारी पेंटिंग में वो बात है जो मुझे चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ काम करने का मौका दे सकता हूँ। गोविंद महाजन की ये बात सुनकर सोनिया के रोते हुए चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और सोनिया तुरंत ही हाँ कर देती है। वक्त गुजरता चला जाता है। राहुल महाजन के साथ काम करके सोनिया को अब अपनी कला को निखारने का बेहतर तरीका मिल जाता है और अब सोनिया एक बहुत ही जानी मानी आर्टिस्ट बन जाती है। दूसरी तरफ इंजीनियरिंग कर रही कविता बुरी संगत में पड़ जाती है और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए ब्रिजेश और अनीता द्वारा दिया गया सारा पैसा वो अपने गलत शौक को पूरा करने में लगा देती है और नशे की बुरी आदत होने की वजह से ब्रिजेश और अनीता उसे नशा मुक्ति केंद्र में डाल देते हैं। ऐसे ही एक दिन ब्रिजेश के फोन पर एक फोन आता है और उसे एक पेंटिंग अवार्ड फंक्शन के लिए इनवाइट किया जाता है। ब्रिजेश और अनीता को कुछ समझ तो नहीं आता है, पर फिर भी वो उस अवार्ड फंक्शन में पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ सोनिया के नाम के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए होते हैं। तभी स्टेज पर हाथों में माइक लिए सभी के सामने सोनिया आती है और बोलती है, आज मेरे लिए मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया है। उन लोगों को भी यहाँ बुलाया है जो मुझे हमेशा कहते थे कि मैं किसी चीज के लायक नहीं हूँ। दुनिया में पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती है। मुझे तो अपनी पसंद का लड़का चुनने का भी हक नहीं है और वो कोई और नहीं बल्कि खुद मेरे माता पिता थे जो आज यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और आज मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि देख लीजिए, वक्त की ताकत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। जिसे आपने नालायक समझा वही सबसे लायक निकली। तभी स्टेज पर गोविंद महाजन आते हैं और सोनिया को एक बड़ी सी ट्रॉफी देते हैं। दरअसल सोनिया को बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द नेशन का अवार्ड मिला था। अब सोनिया इंडिया में ही नहीं बल्कि देश विदेश में जाकर पेंटिंग्स बनाने लगी थी